चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बारे में बात किया। कोलाइड्स फिर से, कोलाइड्स सॉल्यूशन का एक स्टेज है। टाइप नहीं कर सकते हैं, स्टेज कर सकते हैं, क्योंकि जो डिजॉल्व पार्टिकल है उनका साइज डिसाइड करता है कि वो किस स्टेज में होंगे। अगर डिजॉल्व पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तो उसे ट्रू सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन कहा जाता है। अगर 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में है कोलाइड्स कहा जाता है, और अगर 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो सस्पेंशन कहा जाता है। कई एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे हम लोग कोलाइड्स के एग्जाम्पल में, जैसे मिल्क आ गया, ब्लड आ गया, ये सभी इंक आ गया, ये सभी जो है वो कोलाइड्स के एग्जाम्पल में, जो देखने से होमोजीनियस लगता है बट एक्चुअली इनका नेचर हेट्रोजीनियस होता है। इट अपीयर टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। इसके बाद में फिर हम लोग आगे पढ़े कि जहां सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट यूज करते हैं, कोलाइड्स के केस में डिस्पर्ज्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम यूज किया जाता है। डिस्पर्ज्ड फेज जो डिजोल्व है, और डिस्पर्सन मीडियम जिसमें वो डिजोल्व है, यानी डिस्पर्ज्ड फेज इज इक्विवेलेंट टू सॉल्यूट एंड डिस्पर्सन मीडियम इज इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन की जगह पर यहाँ कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन यूज करते हैं। फिर इसके क्लासिफिकेशन पर आए थे हम लोग। क्लासिफिकेशन में बात किए थे कि यहाँ पर टोटल 8 टाइप्स बनता है। गैस इन गैस होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है, इसलिए इसे सॉल्यूशन के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। और इसके लिए आपको ये टेबल छोड़वाया था जगह, देखो अभी भी आपके कॉपी में वो जगह छूटा हुआ होगा। लिख लिए हैं? कितने लोग लिखे हैं आप लोग? देखिए, आप खुद देखिए परसेंटेज कितने लोगों का है। ठीक है, तो सोचिए, तो पता कैसे चलेगा कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं? तो इसी के लिए तो दिया गया। आप 1 घंटा सवा घंटा जो कुछ पढ़े हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको आधे घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा, और जब डाइजेस्ट होगा तभी तो बेनिफिट होगा। और जब डाइजेस्ट ही नहीं होगा तब फिर उसका तो ये आपका वेस्टेज चला गया, या आपका 1-1.5 घंटा भी बेकार में चला गया। बाकी आपकी मर्जी। देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखो ये टॉपिक, ऑन अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ इंटरैक्शन between dispersed phase and dispersion medium. On account of nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. लिखो इसमें लियोफिलिक कोलाइड फर्स्ट। पहले ही बताए थे कि फिलिक का मतलब होता है एफिनिटी, इंटरैक्शन। तो अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तब उन्हें लियोफिलिक कहा जाएगा। और अगर उनके बीच में कोई इंटरैक्शन नहीं है तब उन्हें लियोफोबिक कहा जाएगा। लियोफिलिक के कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा कि लियो, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए अलग कोई टॉपिक तो नहीं बनाए, नहीं है, डिफरेंसेस में है, यहीं पर लिखवा देंगे। लिखो लियोफिलिक कोलाइड में, लिखे इट इज द टाइप ऑफ colloids, it is the type of colloids in which there is interaction, or affinity, between dispersed phase and dispersion medium, between dispersed phase and dispersion medium, dispersed phase and dispersion medium। इसका एग्जाम्पल लिख लो, स्टार्च सोल, अब लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लियोफिलिक कोलाइड। सोल में लिखोगे स्पेलिंग SOL, सोल। अगर वो टाइप लिखे हुए रहते तो वहां सोल दिखाई देता है, SOL ही लिखा हुआ है। लिखे इसमें, एक्चुअली दोनों इंटरैक्ट कर जा रहा है, इसका भी वाईफाई और इसका भी, ठीक है, इसी वजह से आवाज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लियोफिलिक कोलाइड,
लिखेगा पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट, it has affinity between dispersed phase, it has affinity between dispersed phase and dispersion medium, dispersed phase and dispersion medium, dispersion medium. Second point, it is reversible in nature, it is reversible in nature, reversible in nature, in nature. Next point, it can be prepared, it can be prepared easily, it can be prepared easily by mixing dispersed phase, by mixing dispersed phase in dispersion medium, dispersed phase in dispersion medium, in dispersion medium. जैसे पिछले क्लास याद करो आप, वहां बात किए थे कि स्टार्च सोल, जिसको हम लोग सूप भी कहते हैं, वहां इसे बनाने के लिए उस स्टार्च पाउडर को सिर्फ वाटर में डालकर हल्का हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, वो प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट लिखो लियोफोबिक कोलाइड, लियोफोबिक कोलाइड। लियोफोबिक कोलाइड, लिखिए इसमें, it is the type of colloids, it is the type of colloids in which there is no interaction, in which there is no interaction or affinity, there is no interaction or affinity between dispersed phase and dispersion medium, between dispersed phase and dispersion medium, dispersion medium. इसका एग्जाम्पल में लिख लो, गोल्ड सोल, मेटल सोल होता है, गोल्ड सोल। इसका भी लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लियोफोबिक कोलाइड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लियोफोबिक कोलाइड, लियोफोबिक कोलाइड। लिखिए पॉइंट वाइज, it has no affinity, it has no affinity between dispersed phase, it has no affinity between dispersed phase and dispersion medium, and dispersion medium, dispersion medium. Second point, it is irreversible in nature, it is irreversible in nature, irreversible in nature, in nature. Next point, it require a special technique, it require a special technique or method for its preparation, or method for its preparation, its preparation. यानी आसानी से प्रिपेयर नहीं होता है, इसे प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ स्पेशल टेक्निक अप्लाई करने का जरूरत पड़ता है, क्योंकि यहाँ एफिनिटी नहीं है, तो एफिनिटी नहीं है तो एफिनिटी डेवलप करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोलाइडल मिल का इस्तेमाल करते हैं, ब्रेडिक्स आर्क मेथड का इस्तेमाल करते हैं, वो आगे हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पर। इसके बाद में लियोफिलिक कोलाइड के बाद में अब एक टॉपिक है, 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है
डिफरेंसेस बिटवीन लियोफिलिक कोलाइड एंड लियोफोबिक कोलाइड लिख सकते हैं आप। ऊपर में 3 पॉइंट लिखवाए हैं, तो कोई 2 पॉइंट जो लिखा जा सकता है लिख लीजिए, 2 मिनट लगेगा, नहीं तो वो भी जगह खाली हो जाएगा। वो 1-2 पॉइंट लिखना है जो आपको आसानी से याद हो सके, उसी पॉइंट को लिख लिए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो 1 से 2 डिफरेंस बहुत है, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा आप 4-5 पॉइंट लिख दिए, अगर 4 सही हो गया और 1 भी गलत हो गया तो फुल मार्क्स नहीं मिलना है आपको, ठीक है। 1 नंबर का है तब तो इतना ही काफी है कि लियोफिलिक में एफिनिटी होता है और लियोफोबिक में एफिनिटी नहीं होता है। जैसे पिछले क्लास में बात किए थे मिल्क के बारे में कि फैट और वाटर के बीच में एफिनिटी नहीं है, इसीलिए वो इरिवर्सिबल नेचर का है। अगर किसी भी वजह से फट गया तो फिर आप उसे मिक्स नहीं कर सकते हैं, फैट को उसमें डिजोल्व नहीं कर सकते, वो सेपरेट हो चुका है। थर्ड क्लासिफिकेशन लिखो, ऑन अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। इसमें 3 आएगा, फर्स्ट लिखोगे मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। नोट कर लिए, सुनोगे। मल्टी का मतलब क्या होता है? बहुत सारा, ठीक है। यहां कहता है कि इस तरह के कोलाइड्स के पार्टिकल्स का एक्चुअल साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन रेंज में। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ सच पार्टिकल्स कंबाइन कर, इस तरह से जुड़कर, यहां पर ये देख रहे हो कि छोटे 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 कई पार्टिकल्स हैं और ये कंबाइन कर जाते हैं एक दूसरे से, तो अब ये देखो कॉम्बिनेशन का साइज बड़ा हो गया। तो अगर इस तरह के कॉम्बिनेशन से अगर वो कोलाइडल रेंज को एक्वायर कर लेते हैं, कोलाइडल रेंज कहने का मतलब 1 नैनोमीटर से लेकर कहां तक, 1000 नैनोमीटर तक, तब उस तरह के कोलाइड्स को कहा जाएगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। यानी कि साइज ऑफ एक्चुअल साइज ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ सच पार्टिकल अगर कंबाइन कर 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर को एक्वायर कर लेते हैं तो इन्हें मल्टी मॉलिक्यूलर कहा जाएगा। जैसे सल्फर सोल, सल्फर सोल में सल्फर के एटम्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन ये कंबाइन कर जाते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ करके जो है वो एक जगह पे ऐसे ग्रुप में जुड़ जाते हैं। अब ये ग्रुप का साइज जो है वो उसका ज्यादा हो गया तो उन्हें कहा जाएगा मल्टी मॉलिक्यूलर। दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूलर। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी कि अगर पार्टिकल का नेचुरल साइज ही 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच हो, 1 नैनोमीटर से बड़ा हो, तब उन्हें मैक्रो मॉलिक्यूलर कहा जाएगा। यानी कि वहां आप नहीं कर रहे हैं, वो इटसेल्फ है, खुद ब खुद है। जैसे रबड़ की बात करते हैं, इंजाइम्स की बात करते हैं, तो उनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा ही होता है, तो वो हो गया मैक्रो मॉलिक्यूलर। इन दोनों को फिर से देखो, मैक्रो मॉलिक्यूलर कहा जाएगा जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है। मल्टी मॉलिक्यूलर कहा जाएगा जिनमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़कर अगर उस साइज को एक्वायर कर लें तब उन्हें कहा जाएगा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है, लिखते हैं, उसके बाद एसोसिएटेड बताएंगे। लिखिए, देखो, इट इज द टाइप ऑफ कोलाइड्स, इट इज द टाइप ऑफ कोलाइड्स, टाइप ऑफ कोलाइड्स in which the size of dissolved particle, in which the size of dissolved particle is less than 1 nanometer. Size of dissolved particle is less than 1 nanometer, less than 1 nanometer. But large number of such particle, but large number of such particle combine to acquire the colloidal range, combine to acquire the colloidal range.
कोलाइडल रेंज ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। कोलाइडल रेंज ब्रैकेट में 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इसका एग्जाम्पल लिखो, सल्फर सोल, सल्फर सोल। सेकंड लिखिए मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स लिखिए, इट इज द टाइप ऑफ कोलाइड्स, it is the type of colloids which dissolved particle has size, which dissolved particle has size 1 nanometer to 1000 nanometer to 1000 nanometer। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कोलाइडल रेंज, कोलाइडल रेंज। इसके एग्जाम्पल में लिख लो, प्रोटीन, रबर, एंजाइम्स एटसेट्रा। नेक्स्ट लिखिए एसोसिएटेड कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड। लिखिए इट इज द टाइप ऑफ कोलाइड, it is the type of collide which constituent particles which constituent particles behaves like an electrolyte, behaves like an electrolyte at normal concentration, behaves like an electrolyte at normal concentration, and above a particular concentration, ब्रैकेट में लिखना CMC, बताएंगे आगे क्या है पार्टिकुलर कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में CMC, लार्ज नंबर ऑफ such particle associated to acquire the colloidal range, colloidal range। इसके एग्जाम्पल में लिखोगे मिसेल्स, MICELLES, मिसेल्स। अब 2-3 पॉइंट आ गया। एक तो टर्म ये दिख रहा है कि CMC क्या होता है, ठीक है, CMC उसी से रिलेटेड क्या है, मिसेल्स है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस लग रहा है कि मल्टी मॉलिक्यूलर और इन दोनों में क्या फर्क है। दोनों तो एक ही जैसा लग रहा है, ध्यान से समझना, बिल्कुल दोनों एक ही जैसा लग रहा है। इसके पार्टिकल का भी साइज 1 नैनोमीटर से छोटा और इनके पार्टिकल का भी साइज 1 नैनोमीटर से छोटा, लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस ये है कि ये आयोनिक नेचर के हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है नॉर्मल कंडीशन में, जबकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं, नन आयोनिक नेचर के होते हैं। जैसे सल्फर एटॉमिक फॉर्म में नन आयोनिक नेचर का है, तो अगर नन आयोनिक नेचर वाले पार्टिकल कंबाइन करते हैं तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स बनाता है, और जब आयोनिक नेचर के पार्टिकल्स कंबाइन करते हैं तो एसोसिएटेड कोलाइड्स बनाते हैं। मिसेल्स कहा जाता है ग्रुप ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स को, यानी सोप मॉलिक्यूल अगर एक रेडियल अरेंजमेंट करते हैं, फॉर्म में जमा हो जाते हैं, इस तरह से एक सोप मॉलिक्यूल हो गया, ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है।
और लार्ज नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल इस तरीके से एसोसिएट कर जाते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को मिसेल्स कहा जाता है। तो देखो, तो जहां ये एक इंडिविजुअली इनका साइज छोटा था, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल जब जुड़ गए तो अब ये कॉम्बिनेशन का साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, और अब ये कॉम्बिनेशन जो है वो मिसेल्स कहा जाता है। आगे सब लिखवाएंगे इनके बारे में। फिर से तीनों में, मल्टी मॉलिक्यूलर में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा, इनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में, एसोसिएटेड के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा। तो दोनों के पार्टिकल में फर्क क्या है, ये नॉन आयोनिक नेचर का और ये आयोनिक नेचर का। ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कहा किसे जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इज द केमिकल सब्सटेंस विच आयोनाइजेज इन मोल्टेन फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। पढ़े ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, उसी से रिलेटेड था ये। तो ये एसोसिएटेड कोलाइड्स थे। आगे बढ़ते हैं, अब लिखो टॉपिक सोप मॉलिक्यूल्स। सोप मॉलिक्यूल्स, अरे लिखना यार, हमको याद है ना कि सीएमसी क्या होता है, परेशान परेशान है डॉक्टर। सोप मॉलिक्यूल्स लिखिए, सोप मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखो। ए सोप मॉलिक्यूल, ए सोप मॉलिक्यूल is the sodium, a soap molecule is the sodium or potassium salt, sodium or potassium salt of long chain, potassium salt of long chain carboxylic acid, long chain carboxylic acid, carboxylic acid. It has a short ionic, it has a short ionic part, short ionic part, ionic part which is hydrophilic in nature, which is hydrophilic in nature, philic in nature, and a long hydrocarbon part, and a long hydrocarbon part, hydrocarbon part which is hydrophobic in nature, which is hydrophobic in nature, hydrophobic in nature. बोर्ड पर देखना, जैसे एक सोप मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, C17H35COONA, ये एक सोप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोप मॉलिक्यूल। अब यहां देख रहे हो कि C17 है, सोप मॉलिक्यूल को ऐसे जिगजैग जिगजैग से दिखाते हैं, ये इस तरीके से ऐसे लिखा रहता है। अब ये क्या है, हर एक टर्मिनल और टर्निंग किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्बन एटम को। तो ये कार्बन एटम है, तो C17 भी होता है, 616 भी होता है, C18 भी होता है। तो हम लोग उतना ना काउंट करके ऐसे ऐसे जब सोप को दिखाना होता है तो ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो कि बाकी का ये लंबा सा एक पार्ट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोकार्बन पार्ट को। और यहां पर लास्ट में लगा होता है COO- और इन्हें लिखते हैं हम लोग Na+। तो आगे का जो पार्ट है, ये जो आयोनिक पार्ट है, ये वाटर से अट्रैक्ट होता है, इसलिए इस पार्ट को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है, वाटर लविंग ग्रुप। और एक ये लंबा सा जो पार्ट है जो हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है, ये किस नेचर का है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है। जब इसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, C17H35COONA, तो वाटर में आयोनाइज कर जाता है C17H35COO- और यहां पर क्या, Na+, इसमें आयोनाइज कर जाता है। तो देखो, इसीलिए इस पार्ट को यहां पर COO लिखे और यहां पर क्या लिखे हैं, Na+। ये वाटर में आयोनाइज कर गया। इसका मतलब नॉर्मल कंसंट्रेशन पर ये काम करता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह से, लेकिन जब एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन तक पहुंचते हैं, जिसे क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन कहा जाता है, वहां पर ये मिसेस का फॉर्मेशन करते हैं।
थोड़ा सा और इसके बारे में बात करते हैं। ये सोप मॉलिक्यूल को अगर हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से लिखा जाता है इन्हें ऐसे, और ये C+O- है, इसके ऊपर में माइनस चार्ज और इसके ऊपर में कौन सा चार्ज, Na+। तो इसी सोप मॉलिक्यूल को यहां लिखा गया। ये अब एक मॉलिक्यूल है और इनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जाते हैं वाटर में, जब वो CMC कंसंट्रेशन को एक्वायर कर लेता है, यानी क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, तो लार्ज नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल रेडियली अरेंज हो जाते हैं। इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं यहां पर, और इनके इसी रेडियल अरेंजमेंट को, जहां पर ये आगे का पार्ट जो है वो आयोनिक नेचर का होगा। ये भी आगे ही क्यों होगा इसको भी समझाते हैं। यहां ये इनके ऊपर में माइनस चार्ज है और Na+ तो अलग हो गया, हट गया। अब इसी रेडियल अरेंजमेंट को मिसेल्स कहा जाता है। यह मिसेल हुआ, और इस मिसेल्स के फॉर्मेशन के लिए इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वैल्यू, इनका एक कंसंट्रेशन वैल्यू होना चाहिए, उसके एबव होगा, उसके नीचे ये नहीं बनेगा। उसी कंसंट्रेशन को हम लोग कहते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। ऐसे समझो इसको आप। चलो देखो, ये मेरे हाथ में पेन है, आप थोड़ी देर तक मान लो कि ये जो पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, बड़ा सा, और इसका ये जो टिप है वो आयोनिक पार्ट है। C+O- इसके साथ चिपका हुआ है। लार्ज नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स अरेंज होते गए। आप बता सकते हो इसके ऊपर में कौन सा चार्ज है, माइनस, इसके ऊपर में भी माइनस, इनके ऊपर भी माइनस माइनस। सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो देखो जैसे ही ये अरेंज हुआ, अब यहां रिपल्सन हो रहा है, यहां रिपल्सन नहीं होगा क्योंकि तो नॉन आयनिक पार्ट है। अब जैसे ही सब एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, इसको देखो तो रेडियली अरेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, जहां पर नॉन आयोनिक पार्ट सेंटर की तरफ में होगा और आयोनिक पार्ट कहां होगा, बाहर की तरफ में। और इस रेडियल अरेंजमेंट को ही हम लोग मिसेल्स कहते हैं। आया समझ में। और मिसेल्स के फॉर्मेशन के लिए एक मिनिमम कंसंट्रेशन का होना जरूरी है, एंड दैट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। क्रिटिकल वर्ड आप सुने होंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल प्रेशर होता है, क्रिटिकल एंगल होता है, यानी कि उससे नीचे नहीं, उससे एबव होना चाहिए। तो उसी तरह से कंसंट्रेशन में भी आता है, ठीक है। तो सोप मॉलिक्यूल में जो लिखवाए हैं, आप सिर्फ यहां से यहां तक का पार्ट नोट करो, उसके बाद फिर लिखवाएंगे तब आगे, सिर्फ इस जगह तक का, जो ग्रीन तक का पार्ट लिखे हैं जो। ड्रॉ कर लिए आप लोग, इसके नीचे में लिखिए, लिखो एट नॉर्मल कंसंट्रेशन, एट नॉर्मल कंसंट्रेशन ए सोप मॉलिक्यूल, एट नॉर्मल कंसंट्रेशन ए सोप मॉलिक्यूल behave like an electrolyte, behave like an electrolyte, an electrolyte, but above critical micellization concentration, but above critical micellization concentration, critical micellization concentration, ब्रैकेट में लिख लोगे CMC, CMC ब्रैकेट क्लोज, large number of soap molecule, large number of soap molecule associate to form micelle, MICELLE, large number of soap molecule associate to form micelle। a micelle, उसे में आगे कंटिन्यू, a micelle is the radial arrangement, a micelle is the radial arrangement
of soap molecules, radial arrangement of soap molecules in which the non-ionic parts are towards center and ionic parts are away from the center, ब्रैकेट में लिखना आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द सेंटर, ब्रैकेट में आउटवर्ड। अब ये ब्लू इंक से जो लिखे हैं ये वाला डायग्राम आप बना लीजिए। अब वो तो भूल गए, बगल वाले से लिखो। ड्रॉ कर लिया आप लोग? यही डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है। ये यहां पर देखो, ये सोप मॉलिक्यूल को दिखाया गया यहाँ पर। इसमें भी देख रहे हैं कि एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो आयनिक पार्ट है, और बाकी का जो रेस्ट पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है। और यहाँ पर ये लार्ज नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल कंबाइन कर ये फॉर्मेशन किया है मिसेल्स का। उसी को हम लोग वहां सिंपल तरीके से लिखने का कोशिश किए। लिखो नेक्स्ट टॉपिक, क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल। सुन लीजिए कहानी, कपड़ा कैसे साफ होता है। यहाँ सोप का मतलब डिटर्जेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोग भी सोप का इस्तेमाल बाथिंग सोप के सेंस में निकलता है, सोडियम वगैरह। जैसे अगर आपका कोई भी कपड़ा है, आप पानी में डाल दो, कोई डिटर्जेंट यूज नहीं करना है, कोई साबुन यूज नहीं करना है। पानी में डालने के बाद में फिर आप निकालोगे तो पानी गंदा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कपड़े में कुछ गंदगी था, वो गंदगी जो है पानी में चला गया। लेकिन आप सिर्फ पानी ही डाल करके पूरे कपड़े को साफ कर सकते हैं क्या? नहीं होगा। एक बार दो बार के बाद में अब बाकी आपके कपड़े से गंदगी बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि एक्चुअली जो डस्ट पार्टिकल है वो दो नेचर का होता है, एक आयोनिक नेचर का होता है, दूसरा ऑर्गेनिक नेचर का होता है। जो आयोनिक नेचर के हैं वो पानी में डालते ही पानी में चला गया, और जो ऑर्गेनिक नेचर के हैं वो स्टिल अभी भी कपड़े के साथ में चिपका हुआ है, और उसे हटाने के लिए आपको डिटर्जेंट का जरूरत पड़ता है। अब ये डिटर्जेंट कैसे काम करता है, जो जैसे यहां पर आप देखोगे तो ये डर्ट पार्टिकल है, ये ऑर्गेनिक नेचर का है। हम लोग पढ़े हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि जो जैसा है वैसा ही होगा। ये ऑर्गेनिक नेचर का है, ये पानी के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, कपड़े के साथ में अभी चिपका हुआ है। अब इसके ऊपर में साबुन लगा दिए, तो साबुन में दो पार्ट है, एक आयोनिक पार्ट है और दूसरा ऑर्गेनिक पार्ट है, हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। तो यहां पर ये जो पार्ट आप देख रहे हो, आयोनिक पार्ट अलग है, इस वाले पोर्शन से इसके साथ में इसका ऑर्गेनिक पार्ट जुड़ेगा। यहां पर लाइक डिजॉल्व लाइक के अनुसार से यहां ये ऑर्गेनिक पार्ट जुड़ेगा, इनके साथ में ऑर्गेनिक पार्ट जुड़ेगा। यहां कंबाइन करके साबुन लगाने के बाद में, सर्फ डालने के बाद में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि 30 मिनट्स तक आप छोड़ दीजिए। वॉशिंग मशीन में आप कपड़ा डालते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, तो वो सोकिंग टाइम दिखाता है कि सोक करना है, तो यानी उतने देर का वो टाइम होता है ताकि डर्ट पार्टिकल और सोप मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सके, यानी कि वहां बॉन्डिंग बन सके ये। और जब बॉन्ड ये बन गया यहां पर, तो फिर अब कहता है कि अब इसमें आप पानी डालिए। अब पानी देखो क्या करेगा, ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है, और जैसे ही आप पानी डालोगे तो इसका आयोनिक पार्ट है वो H2O मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन करेगा, ये जुड़ेगा। अब जैसे ही H2O बाहर निकला, आप कपड़े को स्क्यूज किए, गारे, वहां से पानी बाहर निकाल रहे, तो जब पानी बाहर निकल रहा है तो पानी के साथ में कौन चिपका हुआ है? सोप मॉलिक्यूल। और सोप मॉलिक्यूल के साथ में क्या चिपका हुआ है? डर्ट पार्टिकल, तो उसके साथ में निकल गया, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि आप दो दोस्त जा रहे हैं, एक और तीसरा मिल गया, बोला कि चलो 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 ना एक जगह पे जाना है, तो तुम क्या करोगे? जो जिसके साथ में तुम अभी जा रहे थे उसको छोड़ दोगे क्या? तुम उसको भी लेकर के चलोगे? होना यही चाहिए। तरह तरह के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, ठीक है, ठीक है,
हो सकता है कि कहे कि सुन नहीं यार, अब तू जो ठीक है, अब हम ये नहीं जा रहे, बहुत बहुत दूर है, तुम नहीं समझ रहे हो, बहुत लेट हो जाएगा, तुम जाओ, तुमने मम्मी पापा की गर्म गड़बड़, ये सब ठीक ठीक नहीं है, ये सब तुम जाओ उधर जाओ, ठीक है, अपना कुछ कुछ समझा देगा। बट होना ये चाहिए कि जितनी देर आप उसके साथ में थे, तब आप तीसरी तरफ में जा रहे हैं किसी के साथ में, तो इनको भी ले करके जाना है आपको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, वहां के बाद में फिर निपटा के आ जाएंगे। तो यहाँ पर वो निभाता है नेचुरल चीज। पहले ये जुड़ा सोप मॉलिक्यूल डॉट पार्टिकल के साथ में, और जब डॉट पार्टिकल के साथ में कंबाइन कर चुका है, और जब आप वाटर अलाउ कर रहे हैं उसके ऊपर में, तो ये पार्ट वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ता है। वाटर मॉलिक्यूल सोप, वाटर इसके साथ जुड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये पार्ट किस नेचर का है? हाइड्रोफिलिक नेचर का है। और ये इसी का ये पार्ट है हाइड्रोफोबिक। तो आयनिक पार्ट जब मूव करेगा तो सोप मॉलिक्यूल भी जाएगा, और जब सोप मॉलिक्यूल जाएगा तो उसका पार्ट किससे जुड़ा हुआ है? डॉट पार्टिकल से। तो डॉट पार्टिकल को लेकर के बाहर निकल जाएगा, और आपका कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है। आया समझ में? लिखिए, लिखवा देते हैं। क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल क्या है? सोप मतलब, अरे नहीं यार, ये यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ ए बी सी एनसीईआरटी बुक का है। डायग्राम, कई बार स्टूडेंट पूछता है कि सर वो डायग्राम क्या था, तो हम डायग्राम ही, अब तो मेरे पास में है ना कि हम डायग्राम ही दिखा सकते हैं बड़ा करके, तो डायग्राम ही दिखा दिए, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ लिखा रहता है ABCD, उसको जाके देखिएगा ना, तो वो पढ़ने के लिए लिखा रहता है, उसको पढ़िएगा तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ए है यानी कि ये वाला ए, यहाँ बी है तो ये बी, ऐसे सी, ऐसे करके। अभी लिखिए, लिखिए, लिखिए। when soap molecules are allowed, when soap molecules are allowed on dirty clothes, are allowed on dirty cloths, on dirty cloths, the hydro, the hydrophobic part, the hydrophobic part of the soap molecule, the hydrophobic part of the soap molecule, hydrophobic part of the soap molecule, soap molecule, combine with, combine with the dirt particle, combine with the dirt particle of organic nature, dirt particle of organic nature, organic nature, dirt particle of organic nature. After combination, after combination, when water is allowed, when water is allowed, the hydrophilic part, the hydrophilic part of soap molecule, the hydrophilic part of soap molecule, soap molecule combine with, combine with the water molecule, combine with the water molecule, and moves out, and moves out from the cloth, and moves out from the cloth with dirt particle, with dirt particle, with dirt particle, dirt particle. क्लियर है? उसके साथ में ये जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये क्लींसिंग एक्शन था सोप का। सीएमसी रिपीट कर चुके हैं। अमन कुमार सिंह पूछे सीएमसी रिपीट कर दिए सर, कोई बात नहीं, फिर से रिपीट करते हैं। मिसल्स के फॉर्मेशन के लिए एसोसिएटेड कोलाइड्स में मिसल्स का फॉर्मेशन होता है, कंसंट्रेशन का एक लेवल होना चाहिए, यानी कि बिलो दैट कंसंट्रेशन वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन एबव दैट कंसंट्रेशन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन कर एक ग्रुप में मिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन कहा जाता है। यानी सीएमसी इज द क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन above which large number of soap molecules associate to acquire colloidal range और मिसल्स, मिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसे सीएमसी कहा जाता है। क्लियर है? अब लिखो टॉपिक,
प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। इसमें ए है प्रिपरेशन ऑफ लियोफिलिक कोलाइड। बता सकते हो लियोफिलिक किसको कहा जाता है? जिनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एफिनिटी है, और जहां एफिनिटी है वहां आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। जैसे स्टार्च सोल के प्रिपरेशन के लिए स्टार्च को वाटर के साथ में वार्म करते हैं, स्टार्च सोल का प्रिपरेशन हुआ। अलग टेक्निक या मेथड का जरूरत कब पड़ेगा? जब वो लियोफोबिक नेचर का है। तो लिखिए इसके बारे में, प्रिपरेशन ऑफ लियोफिलिक कोलाइड, लियोफिलिक कोलाइड लिखे इसमें। इन लियोफिलिक कोलाइड, in liyophilic collide, liyophilic collide, there is affinity, there is affinity between dispersed phase, there is affinity between dispersed phase, between dispersed phase and dispersion medium, dispersed phase and dispersion medium, and dispersion medium, and therefore it can be prepared, and therefore it can be prepared, it can be prepared easily, it can be prepared easily by mixing the dispersed phase, by mixing the dispersed phase in dispersion medium, dispersed phase in dispersion medium, dispersion medium. Paragraph change. To prepare a starch sole, to prepare a starch sole, a starch sole, a starch powder, a starch powder is mixed with, a starch powder is mixed with water, is mixed with water, and the mixture is warmed, and the mixture is warmed, गर्म कर दिया जाता है। द मिक्सचर इज वार्म्ड या हीट कर दिया जाता है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। बी लिखो, प्रिपरेशन ऑफ लियोफोबिक कोलाइड, प्रिपरेशन ऑफ लियोफोबिक कोलाइड। सिर्फ यही लिखोगे या नहीं? अभी प्रिपरेशन ऑफ लियोफोबिक कोलाइड, उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बताएंगे। प्रिपरेशन ऑफ लियोफोबिक कोलाइड, लिखिए इसमें। इन लियोफोबिक कोलाइड, in liophobic collide there is no affinity, there is no affinity between dispersed phase, there is no affinity between dispersed phase and dispersion medium, dispersed phase and dispersion medium, dispersion medium, and therefore its preparation, and therefore its preparation need a special techniques, its preparation need a special technique or a special method, or a special method. Followings are some important methods, followings are some important methods for the preparation of, some important methods for the preparation of liophobic collide, for the preparation of
लियोफोबिक कोलाइड, लियोफोबिक कोलाइड, प्रिपरेशन ऑफ लियोफोबिक कोलाइड। इसमें फर्स्ट लिखिए केमिकल मेथड, केमिकल मेथड। लिखे इसमें केमिकल मेथड में कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन can be prepared, can be prepared by chemical reaction, can be prepared by chemical reaction, chemical reaction like oxidation, reduction, hydrolysis, etc. hydrolysis etc. जैसे लिखिए कुछ इक्वेशन, सुनोगे आप, सल्फर सोल बनाना था तो ऐसे सल्फर पाउडर को आप वाटर में डालोगे तो डिजोल्व ही नहीं होगा क्योंकि लियोफोबिक नेचर का है। तब वहां पर एक इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई किया गया, सल्फर को वाटर में डिजोल्व नहीं किया गया, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया गया। सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है और इस सल्फर डाइऑक्साइड को जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो केमिकल रिएक्शन के साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है और सल्फर होता है। तो जो रिएक्शन के समय में बन रहा होता है वो ज्यादा रिएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि इस वक्त में ये जो सल्फर बनेगा रिएक्शन के समय में ये इसमें डिसोल्व हो जाता है और कोलाइडल रेंज को एक्वायर कर लेता है। ये मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स का फॉर्मेशन करेगा। अभी हम लोग पहले डिस्कस किए थे कि सल्फर के एटम का साइज छोटा होता है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ सल्फर उससे जुड़ जाता है। तो अगर कोई डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो इनडायरेक्ट कहेंगे। जैसे अगर मान लें कि हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा एज कितना है जी, तो बोलेगा नहीं बताएंगे, एज बताने का चीज है, ठीक है। इनडायरेक्ट वे में पूछा जा सकता है कि मोहित बता रहा था कि तुम मुझसे जो हो 20 साल बड़े हो, मोहित तो 30 साल का है, मोहित 30 साल का है, मोहित 23 साल का और हम इससे 2 साल छोटा है। पता चल गया कि नहीं चल गया, ठीक है। तो आप जो है वो डायरेक्ट नहीं तो फिर कैसे पता कर लिए, इनडायरेक्ट मेथड में पता कर लिए। वो अपना एज नहीं बताया, आप उससे पूछे कि मोहित से बड़े हो छोटे हो तो बताया कि हम 2 साल छोटा है, तो मोहित का एज पता है तो वहां से हम लोग निकाल लिए कि इसका एज जो है वो कितने तक होगा, तो वो इनडायरेक्ट मेथड हुआ। तो उसी तरह से सल्फर डायरेक्ट डिजोल्व नहीं हो रहा था तो सल्फर को कन्वर्ट कर दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड में और फिर वो डिजोल्व हुआ। नोट कीजिए इसको, एक और इक्वेशन लिख देते हैं। नोट कर लिए, सेकंड लिखो, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिक्स आर्क मेथड। लिखे इसके बारे में, दिस मेथड इज, दिस मेथड इज used to prepare, this method is used to prepare metal sole,
is used to prepare metal soul like gold soul, metal soul like gold soul, like gold soul. In this method metal electrodes are dipped in dispersion medium surrounded by ice. Dispersion medium surrounded by ice. When two metal electrode come in contact, electric arc is produced, which vaporize the metal electrode, which vaporize the metal of the electrode, The metal vapor trapped in dispersion medium due to its low temperature and results the formation of metal soul. आप समझोगे यहां, जैसे हमें गोल्ड सोल बनाना है या आयरन सोल बनाना है, तो गोल्ड सोल कहने का मतलब गोल्ड को वाटर में डिसॉल्व करना है। तो गोल्ड को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो होगा ही नहीं, वो सस्पेंशन रेंज में चला जाएगा। चाहे आप कितना भी घिसेंगे तो घिसने के बाद में वो सस्पेंशन रेंज में आएगा, कोलाइड में नहीं आएगा। उनके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा। तब इसे बनाने के लिए क्या करते हैं, जिस मेटल का सोल बनाना है उसको इलेक्ट्रोड के फॉर्म में लेते हैं। मान लीजिए कि इसके हम इलेक्ट्रोड के फॉर्म में लिए, तो इलेक्ट्रोड कहने का मतलब एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और दूसरे को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से। और जिसमें बनाना है, जैसे वाटर में बनाना है तो वाटर ले लिए कंटेनर में। यहां आप डायग्राम में देखो, एक कंटेनर में ये वाटर लिया हुआ है, इसे डिस्पर्सन मीडियम कहा गया। इस वाटर को ठंडा रखने के लिए इसके चारों तरफ में आइस रखा गया है। यहां पर इस जगह पर जैसे आप देखते हो कि आइसक्रीम ले जाने वाला जो ठेला वाला होता है, तो आइसक्रीम को ठंडा पहुंचाने के लिए ताकि वो मेल्ट नहीं करे तो उसके चारों तरफ में आइस बॉक्स रखता है। अभी जो नया वाला ठेला वाला है उसमें आइस बॉक्स होता है, लंच बॉक्स के जैसा होता है, प्लास्टिक का डब्बा, वो ज्यादा समय तक मेंटेन करता है। लिक्विड भी अलग अलग रहता है उसमें ताकि वो मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन कर सके। पुराने जमाने वाला जो ठेला होता था, जो हाथ से चलाता था, तो बर्फ को जो है वो छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ तोड़ करके चारों तरफ में वो जमा कर लेता था। बाहर वाला दीवार जो है लकड़ी का बना हुआ रहता था क्योंकि वो इंसुलेशन की तरह काम करे, और जहां आइसक्रीम रखता था वो मेटल का बना हुआ रहता था ताकि वो कंडक्ट करके आइसक्रीम को जो वो ठंडा रख सके, वो मेल्ट नहीं करे। वैसे ही यहां पर भी ये किया गया है, आइस बाथ ये इस जगह पर बना दिया गया है, यहां पर है। तो अब इसके कांटेक्ट में ये है तो आइस का टेम्परेचर माइनस में होता है क्योंकि 0 डिग्री पर तो वो फ्रीज ही करता है, तो ये 0 डिग्री के करीब का टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रखा। जब तक कि लिक्विड फॉर्म में वाटर है 0 से कम ही हो, 0 के आसपास में इनका टेम्परेचर होगा। अब जैसे ही यहां पर ये डाले, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, दूसरा निगेटिव टर्मिनल, थोड़ा ध्यान से समझना। ये जैसे ही एक दूसरे को टकराएगा शॉर्ट सर्किट लगेगा। और आप ऐसे खुले में भी अगर दो इलेक्ट्रोड को स्ट्राइक करते हैं तो यहां से चिंगारी निकलता है, आग निकलता है, गैस निकलता हुआ दिखाई देता होगा। तो एक्चुअली ये गैस क्या है, जैसे ही आप यहां करें खुले में, तो इस खुले में तो ऑक्सीजन अवेलेबल है,
तो इस हाई टेम्परेचर पर ये मेटल के ऑक्साइड वेपर के फॉर्म में बाहर निकल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे ही यहां स्ट्राइक किया, यहां का मेटल वेपर में कन्वर्ट कर गया। आप देखते हो कि दो वायर को अगर हम ले रहे हैं, इस तरह से टकरा रहे हैं, तो ये धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। पतला वायर है तो यहां से वो मेल्ट कर गया, तो मेल्ट करने के बाद में गया क्या, मेल्ट करने के बाद में कुछ बचा और कुछ वेपर के फॉर्म में चला गया। अब इसे क्या किया गया, यहाँ पानी के अंदर में इसे लगाया गया। तो जैसे ही यहां पर ये बनेगा तो इस जगह से ये मेटल जो है वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहां बाहर निकलेगा। लेकिन ये वेपर गैसेस फॉर्म में है, इस लो टेम्परेचर की वजह से तुरंत किस में कन्वर्ट कर जाएगा, सॉलिड में। मैटर का 3 फॉर्म होता है ना, सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस, और उसी का उल्टा अगर गैस को हम लोग कूल करेंगे तो लिक्विड, और लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड। तो ये मेटल का ओरिजिनल फॉर्म तो सॉलिड है। तो जैसे ही ये गैसेस फॉर्म में बाहर निकला, ये लो टेम्परेचर जो टब में रखा हुआ है, पानी है, डिस्पर्सन मीडियम है, वो तुरंत उसको कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। तब वो गैस जो था वो सॉलिडिफाई कर गया, और वो सॉलिडिफाई करके उसमें डिसॉल्व हो गया। अब उसके डिसॉल्व पार्टिकल का साइज कोलाइडल रेंज में चला जाएगा, और जब कोलाइडल रेंज में है तो किसका फॉर्मेशन कर लिया, सोल का फॉर्मेशन कर लिया। तो अगर गोल्ड सोल बनाना है तो गोल्ड का इलेक्ट्रोड लेंगे, आयरन सोल बनाना है तो आयरन का लेंगे, सिल्वर सोल बनाना है तो सिल्वर का इलेक्ट्रोड लेंगे। आप रफ डायग्राम बना लीजिए ऐसे। ये तो आपके बुक का डायग्राम था। मेटल इलेक्ट्रोड, नोट कर लिए आप लोग। ये डायग्राम तो आपके बुक में भी है, बाकी हम पीडीएफ भी सेंड कर देते हैं, वहां से भी आप देख लेते हो। अब इसके बाद कौन सा मेथड पढ़ना है हम लोग को, पेप्टाइजेशन, ये भी प्रिपरेशन का है। उसके बाद में आएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, टर्म देख रहे हैं, डायलिसिस नाम सुने होंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्टरेशन, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड तक का पोर्शन हम उम्मीद करते हैं कि अगले क्लास में हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।